हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 91 है। 90 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरा टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक स्तंभ विभिन्न पंथों से संबंधित नैतिक आचरणों का संग्रह है। दूसरा है कि अशोक स्तंभ में मुख्यतः ब्राह्मी, आर्मेइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। एंड तीसरा है कि अशोक के पहले स्तंभ में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। बात की जा रही है अशोक स्तंभ के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अशोक स्तंभ जो है कि विभिन्न पंथों से संबंधित नैतिक आचरणों का संग्रह है। दूसरा कि अशोक स्तंभ में मुख्यतः ब्राह्मी, आर्मेइक, ग्रीक एवं खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ये भी आपका सही है। देखिए, अशोक के स्तंभ जो है ना, वो मुख्यतः बलुआ पत्थर से निर्मित है और ये सामान्यतः एक ही पत्थर से निर्मित होता था। अशोक अपने स्तंभों में राजकीय आदेश, राजकीय सुविधाएं, विभिन्न पंथों से जुड़ी नैतिक आचरणों से संबंधित अच्छी बातें, धम्म, कलिंग युद्ध इत्यादि का वर्णन किया है। और अशोक का पहला स्तंभ में जो है ना, पशु बलि की निंदा की गई है। उसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा अपने छठे स्तंभ में उल्लेखित कराई गई है। यहाँ बताया जा रहा है कि ये पहले स्तंभ, तो ये आपका गलत है। 1 और 2 सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। 1 और 2 सही है। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था में अमात्य वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। वकायान्विस राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखते थे। दबीर राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य का संपादन करते थे और सर ए नौबत सेना का भर्ती संगठन था। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके संबंध में बात की जा रही है। देखिए, शिवाजी की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसका वास्तविक संचालन जो है कि उनके 8 प्रधान मतलब अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे, ठीक है, जिनका कार्य जो है कि राजा को परामर्श देना मात्र था, ठीक है। देखिए, उसमें जो पेशवा होते थे वो क्या होते थे? वो प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। अमात्य या मजूमदार ये क्या होते थे? तो ये जो है कि वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे। यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि अमात्य, वित्त एवं राजस्व मंत्री होते थे, सही है ये। देखिए, वाक्यान्विस ये राजा के दैनिक कार्यों का विवरण देखता था, ठीक है। वाक्यान्विस राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखते थे, ये भी सही है। दबीर राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य का संपादन करते थे। देखिए, जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य था वो दबीर नहीं करते थे, वो सुरनवीस करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है दबीर, तो इसका मतलब कि ये क्या है? आपका गलत है, ठीक है। दबीर क्या करते थे? तो दबीर जो है कि विदेश मंत्री होते थे और जो राजकीय पत्र व्यवहार के कार्य का संपादन करते थे वो कौन होते थे? तो वो जो है कि सुरनवीस होते थे, ठीक है। सर ए नौबत ये जो है कि आपके क्या करते थे? सेना का भर्ती संगठन देखते थे, ठीक है। पंडित राव ये जो है कि विधानों तथा धार्मिक कार्यों के लिए दिया जाने वाला अनुदान का काम करते थे और एक न्यायाधीश होते थे जिनको मुख्य न्यायाधीश बोला जाता था, ठीक है। तो ये 8 जो है कि इनके अष्ट प्रधान नामक मंत्री थे। तो 8 का मैंने बता दिया किनका किनका क्या कार्य था, ठीक है। ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है आपका? तो ये दूसरा है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सही इसमें से कौन सा है? तो 1, 3 और 4। एक ये है, ये गलत है ना, तीसरा नंबर। दूसरा तो सही है। 1, 2 और 4 हो जाएगा आपका ये डी ऑप्शन। वन्य जीव बिहार में बिहार से संबंधित गलत युग्म बताइए। सुहेलवा, श्रावस्ती, राष्ट्रीय चंबल, इटावा, रानीपुर, बहराइच, कतरनिया घाट, बहराइच। पूछा जा रहा है, देखिए, वन्य जीव बिहार से संबंधित गलत युग्म बताइए। जो वन्य जीव बिहार हैं
उनका जो है कि गलत युग्म बताना है, ठीक है, उनके स्थान का। सुहेलवा वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका श्रावस्ती में। राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका इटवा में पड़ता है। रानीपुर वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है? तो ये बहराइच में नहीं है, ये आपका चित्रकूट में पड़ता है। और कतरनिया घाट ये जो है कि आपका बहराइच में पड़ता है। तो जो वन्य जीव विहार हैं उससे संबंधित गलत युग्म कौन सा है? तो ये आपका सी ऑप्शन है। निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य को स्पर्श नहीं करता? सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, देवरिया। देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है कि उत्तराखंड राज्य को स्पर्श नहीं करता है? देखिए जो उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं? उत्तर प्रदेश के 7 ऐसे ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड राज्य से सीमा बनाते हैं। कौन कौन? सहारनपुर, उसके बाद से मुजफ्फरनगर, उसके बाद से बिजनौर, उसके बाद से मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत। ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तराखंड राज्य से स्पर्श करते हैं, सीमा बनाते हैं। बट जो देवरिया है ये जो है कि आपका उत्तराखंड राज्य से सीमा नहीं बनाता है। देवरिया जो है कि बिहार को स्पर्श करता है, बिहार से सीमा बनाता है। अब तक गठित 4 परिसीमन आयोग से संबंधित गलत युग्म पहचान कीजिए। प्रथम परिसीमन आयोग 1952, द्वितीय परिसीमन आयोग 1963, तृतीय परिसीमन आयोग 1983 एंड चतुर्थ परिसीमन आयोग 2002। देखिए 4 परिसीमन आयोग हैं, उनसे संबंधित गलत युग्म बताना है आपको, ठीक है। देखिए जो तृतीय परिसीमन आयोग था वो 1983 में नहीं गठन किया गया था, 1973 में गठन किया गया था। देखिए जो परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 का है, जो पहला परिसीमन आयोग का मतलब जो अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 10 वर्ष बाद होने वाले प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। देखिए जो चुनाव आयुक्त होते हैं ना, वही जो है कि परिसीमन आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। अब तक जो है कि 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। पहला जो है कि 1952 में, दूसरा 1963 में, तीसरा 1973 में एंड चौथा जो है कि 2002 में। तो इसमें गलत युग्म कौन सा है? तो ये है आपका तीसरा, 1983 नहीं है, 1973 है। देश और राजधानी का गलत युग्म बताइए। गिनी, कोनार्के, कैमरून, यावोडे, चाड, बमाको, स्वाजीलैंड, मबाने। देश और राजधानी का गलत युग्म बताना है आपको। देखिए गिनी ये जो है कि कोनार्के है, कैमरून का यावोंडे है, चाड। देखिए चाड की राजधानी कहाँ पे है? तो चाड की राजधानी जो कि बमाको नहीं है, एनदजामेना है। और बमाको किसकी राजधानी है? तो बमाको जो है कि माली की राजधानी है। और स्वाजीलैंड का मबाबाने है, ठीक है। तो ये भी आपका सही है। गलत कौन सा है आपका? तो ये सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तिलैया परियोजना, बराकर नदी, मंडी परियोजना, ब्यास नदी, कोलदम परियोजना, सतलज नदी, फरक्का परियोजना, चंबल नदी। इसमें से आपको सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए तिलैया परियोजना ये कहाँ पे है? तो ये है आपका बराकर नदी पे। कहाँ पे? तो ये है आपका झारखंड में, ठीक है। मंडी परियोजना ये जो है कि आपका ब्यास नदी पे है और ये हिमाचल प्रदेश पे है। कोलदम परियोजना आपका सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। और फरक्का परियोजना जो है कि ये कहाँ पे है? तो ये चंबल नदी पे नहीं है, ये पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पे, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है और उसकी प्रारंभिक तिथि दिया गया है। राष्ट्रीय बांस योजना कब स्टार्ट किया गया था? तो ये 2018-19 में स्टार्ट किया गया था। गोवर्धन योजना ये जो है कि 2018-19 में स्टार्ट किया गया था। दीनदयाल स्पर्श योजना ये नवंबर 2017 में स्टार्ट किया गया था। और धरोहर गोद ले योजना ये जो है कि 27 सितंबर 2016 नहीं है, ये जो है कि आपका 27 सितंबर 2017 में शुरू किया गया था। तो ये जो है कि आपका डी गलत है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसकी शुरुआत 2018 में जन औषधि अधिनियम के नाम से की गई थी। वर्ष 2017-18 में इस अभियान को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम दिया गया।
देखिए जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, इसके संबंध में बात की जा रही है। तो इसकी शुरुआत जो है कि 2018 में जन औषधि अभियान के नाम से की गई थी। बिल्कुल सही है। देखिए ये वर्ष 2017-18 नहीं, ये वर्ष 2015-16 में इस अभियान को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम दिया गया था। 2017-18 नहीं है, ये है आपका 2015 और 16 में। ठीक है, तो ये गलत है आपका दूसरा, पहला सही है, तो केवल हो जाएगा 1। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। पूछा जा रहा है कि जो मौलिक अधिकार हैं उसके अंतर्गत जो है कि बच्चों के शोषण से संबंधित है कौन सा? तो ये है आपका अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग क्या है कि 14 वर्ष के कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 18 जो उपाधियां हैं, उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है। और अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि अनुच्छेद 23 जो है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है ये। ठीक है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग स्थापित किया गया था। देखिए भारत में तेल और प्राकृतिक गैसों की खोज और खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना की गई, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता जो है कि अक्टूबर 1959 में मिली। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो देहरादून झारखंड में, देहरादून उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1959 में, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा सन 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। कारण आर बोल रहा है कि आंदोलन का CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया था। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है कि अगर इसकी हिस्ट्री जाने तो गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे तथा रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग गोलीकांड के कारण जो है कि ब्रिटिश सरकार के विरोध में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है, पहला वाला जो है कि असहयोग आंदोलन मतलब ये स्थगित क्या है? ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसके बाद से चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा की और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया? वो जो है कि समाप्त कर दिया। ठीक है, तो पहला आपका सही है। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ये लोग भौचक्के ज़रूर हुए, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि उन्होंने विरोध किया नहीं, उन्होंने विरोध जो है कि नहीं किया था। ठीक है, भौचक्के ज़रूर हुए लेकिन उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे दिया है विरोध किया, तो इसका मतलब कि ये गलत है। तो इसमें केवल जो है कि आपका कथन सही है, कारण आर गलत है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि ए सही है किंतु आर क्या है? गलत है। 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? इसने विधवा विवाह की स्वीकृति प्रदान की, इसने कारखानों में बच्चों की नौकरी पर रोक लगाई, इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की, इसने कारखानों में महिलाओं की नौकरी के नियम बनाए। देखिए जो 1929 ईस्वी में शारदा एक्ट था उसका प्रमुख प्रावधान क्या था? तो इसका प्रमुख प्रावधान था कि इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। देखिए हरबिलास शास्त्री के प्रयत्नों से 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया और यह बाल विवाह निषेध कानून था। इस अधिनियम द्वारा जो है कि विवाह की लड़कियों की आयु जो है कि 14 वर्ष और लड़कों की विवाह की आयु कितना 18 वर्ष जो है कि निर्धारित की गई थी। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले
पश्मीना बकरियों को पालते हैं, इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। बात की जा रही है चांगपा समुदाय के लोगों के बारे में, ठीक है। ये बताया जा रहा है अगर यहाँ पे कि ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। देखिए, अगर इनकी हम बात करें तो भारत में चांगपा या चांपा समुदाय के लोग मुख्यतः कहाँ पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पाए जाने वाले एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का ये समुदाय है। तो पहला ही गलत हो गया। देखिए, भारत सरकार के आरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत क्या है कि सरकार कार्यवाही करने हेतु चांगपा समुदाय के लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। तो देखिए, इन्हें हो जाएगा ये अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल सही है। और ये लोग जो है कि ऊन देने वाले पश्मीना बकरियों को पालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि पहला तो गलत है, बट दूसरा सही है और तीसरा सही है। तो ये हो जाएगा आपका केवल 2 और 3, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। लेटराइट मृदा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बहुत ही अपक्षालित मृदाएं हैं। ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ हैं। ये मृदाएं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। ये मृदाएं प्रायद्वीप के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। बात की जा रही है लेटराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है। देखिए, ये मिट्टियाँ जो है कि ये बहुत ही अपक्षालित मृदाएं हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ है, नहीं जी, ये मिट्टी के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। देखिए, ये मृदाएं उच्च तापमान एवं भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है और ये प्रायद्वीपीय भारतीय के ऊंचे क्षेत्रों में पाई जाती है। देखिए, लेटराइट मिट्टी में जैव पदार्थ मतलब कि नाइट्रोजन, कैल्शियम एवं फास्फेट की कमी होती है, जबकि लौह अयस्क और पोटास की अधिकता होती है और इसी वजह से यह मृदा जो है कि कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। तो ये है उपजाऊ नहीं है। इसके लिए क्या किया जाता है कि अगर उपजाऊ बनाना है तो उसके लिए जो है कि भारी मात्रा में खाद एवं उर्वरक डालनी पड़ती है, तब जाकर के ये उपजाऊ होती है। तो दूसरा गलत है, पहला, तीसरा और चौथा सही है। ये बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ, भारत कला भवन प्रयागराज, राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा, पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय बरेली। कौन सा सही नहीं है? देखिए, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। भारत कला भवन कहाँ पे है? तो ये आपका प्रयागराज में नहीं है, ये वाराणसी में है, ठीक है। और राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है और पंचाल इतिहास परिषद संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये आपका बरेली में है। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है आपका? तो ये बी ऑप्शन। संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का सही युग्म बताइए। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30। उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। देखिए, जो फंडामेंटल्स राइट्स हैं उसमें जो है कि कितने हैं हमारे फंडामेंटल राइट? तो 6 हैं। उसमें जो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29 से 30 के बीच है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी युग्म सही सुमेलित हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कुछ सूची फर्स्ट में तीर्थकार का नाम दिया गया है और उनका जन्म स्थान के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें किसकी? ऋषभनाथ की, तो ऋषभनाथ जो है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, ठीक है। शंभवनाथ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है कि श्रावस्ती में हुआ था और ये तीसरे तीर्थकार थे। पद्मनाथ की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है कि कौशाम्बी में हुआ था और ये छठे जैन धर्म के तीर्थकार थे। और पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका जन्म जो है कि काशी में हुआ था और ये 23वें तीर्थकार थे जैन धर्म के। तो इसमें हो जाएगा 4321। 4321 कौन सा है? ये डी ऑप्शन हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। देखिए, सूची सेकंड है से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। कबीरदास के अगर बारे में बात हम करें
तो कबीरदास जी का जन्म जो है कि वाराणसी जिले में लहरतारा नामक स्थान पे हुआ था और इनका जन्म एक ब्राह्मणी के कोख से हुआ था, लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया? तो जुलाहा के घर हुआ। रैदास की अगर हम बात करें तो जो रामानंद थे उनके 12 शिष्यों में से ये एक थे और ये वाराणसी में मोची का काम करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर सेन की बात करें हम तो सेन भी रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे और ये एक क्या थे? नाई थे। और धन्ना जाट जो है कि ये एक किसान थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4321 4321। व्यक्तित्व और उनसे संबंधित घराने का गलत युग्म बताइए। कालिका प्रसाद बनारस घराना, गुलाब हुसैन खां लखनऊ घराना, बेगम अख्तर लखनऊ घराना, राजेश्वरी किराना घराना। देखिए कालिका प्रसाद जी हैं ये बनारस घराने से बिलोंग करते हैं। गुलाम हुसैन खां ये लखनऊ घराने से, बेगम अख्तर जी ये भी लखनऊ घराने से, और राजेश्वरी की अगर हम बात करें तो ये जो है कि ठुमरी गायिका हैं और इनका संबंध जो है कि किराना घराना से नहीं है, इनका संबंध जो है कि बनारस घराने से है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था आप लोगों को कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की? जी मेंडल, हेनरिक हर्टज, H.C. उरे, जोसेफ बर्नार्ड। भारी पानी की खोज किसने किया था? तो भारी पानी की खोज जो है कि H.C. उरे के द्वारा किया गया था, हेराल्ड क्लेटन उरे। ये जो है कि 1932 में जो है कि ये अमेरिकन रसायनज्ञ थे, इनके द्वारा खोज किया गया था और 1934 में जो है कि इनको रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया इसी के कारण। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि प्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? 6 अक्टूबर 1985, 5 मार्च 1986, 5 जनवरी 1976, 7 मार्च 1985। प्रथम लोक अदालत का आयोजन कब किया गया था? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का ये चैनल है मेरा। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते हैं आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।